हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और आपको हर पार्ट में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप हर एक पार्ट को जो है वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन को देखें 21 वाला, तो ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन एज। मतलब सेमी सर्कुलर, जो ये मान लेते हैं कि रिंग है, और इस सेमी सर्कुलर सर्कल की वजह से जो मुझे है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मुझे ये पता है कि अगर कोई आर्क, इससे पहले हम की कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मान लें कोई आर्क है, हम मान लेते हैं ये हमारा एक आर्क है, और ये आर्क जो है वो सेंटर पर जो है, मैं कह देता हूँ कि अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। मैं कह देता हूँ कि अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, और जो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है वो मैं इसे लैम्डा कह देता हूँ। तो इसकी वजह से जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा। और अगर मैं इसके रेडियस को आर कह दूं, अगर मैं इसके रेडियस को आर कह दूं, है ना, तो उसका जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन में आर साइन अल्फा बाई 2 होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब अगर ये हमारा फॉर्मूला है, तो हम यहाँ किस, हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सेमी सर्कल है, और अगर सेमी सर्कल है इसका मतलब हमारे पास जो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल, यानी कि मुझे अल्फा का वैल्यू कितना 180 रखना है, तो इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन में आर साइन 180 अपॉन में 2। क्या हो जाएगा ये, यानी कि ए ड्यू टू सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन में आर, और ये साइन 90 हो जाएगा। एंड साइन 90 हमें पता है कितना होता है, वो 1 होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पर होगा वो कितना होगा, 2k लेमडा अपॉन में आर। 2k लेमडा अपॉन में आर, जहां पर ये आर जो है वो रेडियस है, ये आर जो है वो रेडियस है, और ये जो लेमडा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, ये चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन के डाटा को उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे सेमी सर्कल की वजह से इस सेंटर पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, वो क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है ए ड्यू टू सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन में आर। और क्वेश्चन में जो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो भी लेमडा ही है, तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो 2k लेमडा अपॉन आर हो जाएगा। अब हम जैसे कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन में कहीं भी के नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं के का वैल्यू दैट इज इक्वल टू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम पुट कर देते हैं। तो अगर मैं के को अगर पुट कर दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 लेमडा अपॉन में आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 2 और ये 2 टाइम्स में 4 कैंसल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स में 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कल की वजह से जो सेंटर पर बनेगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ पे आर जो है रेडियस है, पर क्वेश्चन में मुझे रेडियस जो है वो ए दे रखा है, तो हम रेडियस की जगह क्या ए पुट कर दें। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल एट सेंटर जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितना क्वेश्चन में दे रखा है ए, दैट इज आवर आंसर, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि एक सेमी सर्कल सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस 0.5 मीटर है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद अ टोटल चार्ज ऑफ 1.4 इंटू 10 पे पावर टू दी -9 कूलम है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है इस रिंग के सेंटर पर। मुझे पता है कि सेमी सर्कल की वजह से जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। मैं यहाँ से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेमी सर्कुलर की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट सेंटर वो कितना होता है, फॉर्मूला हमें पता है वो कितना, 2k लैम्डा अपॉन आर होता है। अगर रेडियस 2k लैम्डा अपॉन में आर, जहां पर ये आर क्या है, ये आर हमारा रेडियस है और ये लैम्डा क्या है, वो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इस सवाल में मुझे कहीं लीनियर चार्ज डेंसिटी दिख नहीं रहा है ना। हमें सवाल में जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका रेडियस दे रखा है और उस पर चार्ज दे रखा है कि उस पर चार्ज कितना है, ये हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब सवाल में मुझे जो है वो रेडियस दे रखा है और चार्ज दे रखा है। तो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे सोचना हो, यह होना चाहिए कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेमी सर्कल की वजह से सेंटर पर, और मुझे लैम्डा चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला में 2k लैम्डा अपॉन आ रहा है, तो अगर मुझे लैम्डा चाहिए और मुझे क्वेश्चन में जो रिंग का जो रेडियस दे रखा है और रिंग पर जो चार्ज है वो दे रखा है, तो हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, चार्ज हमारे पास गिवन है और वो चार्ज का वैल्यू है 1.4 इंटू 10 पे पावर टू दी माइनस 9 कूलम है। 2.4 इंटू 10 पे पावर टू दी, एक मिनट, 2.4 इंटू 10 पे पावर टू दी माइनस 9 कूलम है। ठीक है, अब ये हमारा चार्ज हो गया और जो रेडियस दे रखा है दैट इज इक्वल टू, हम ऐसा करते हैं रेडियस को कैपिटल आर कहते हैं, वो हमारा 0.5 मीटर है। और अगर मुझे यहाँ से लैम्डा निकालना हो तो क्या हम लैम्डा निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है ना। तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, अब हमारा चार्ज कितना है, ये चार्ज मुझे पता है और मुझे इस सेमी सर्कल का मुझे क्या पता करना पड़ेगा, इस सेमी सर्कुलर का मुझे लेंथ पता करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ ये एक सेमी सर्कल बना लेता हूँ मैं पहले। हमारे पास ये एक सेमी सर्कल है और अगर मैं सेमी, सबसे पहली बात मुझे जो यहाँ समझनी है कि ये मैंने कह दिया कि एक सेमी सर्कल है और इस सेमी सर्कल पर पूरा जो है वो चार्ज पड़ा है। ये प्लस क्यू मान लेता हूँ, जिसे यहाँ पे पूरा चार्ज पड़ा है। ठीक है, अब ये पूरा चार्ज पड़ा है तो वो जो चार्ज है वो इसी लेंथ पर है। अब मुझे अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा को फाइंड करना है तो इस पे जितना चार्ज होगा और इसके लेंथ से हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल है। तो मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ यहाँ से, और हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो लैम्डा बनेगा वो कितना बनेगा। लैम्डा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा लेंथ कितना होगा। सेमी सर्कुलर का लेंथ देखूं मैं, तो मुझे यही वाला लेंथ निकालना था जो भी मैंने यहाँ से इरेज किया, मुझे ये वाला लेंथ चाहिए। अगर मुझे ये वाला लेंथ चाहिए तो हम ये जानते हैं कि पूरा सर्कल का जो लेंथ होता है, अगर सर्कल का मुझे जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, है ना। और तो मुझे सेमी सर्कल का अगर निकालना है लेंथ, तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू पाई आर। तो हमारे पास लेंथ निकल गया जो, और जो लेंथ होगा वो पाई आर के बराबर होगा। अब यहाँ से हम आसानी से जो है वो लेमडा को निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लेमडा निकालूं, अब चलो हम लेमडा को निकालने की कोशिश करते हैं। हम अगर लेमडा को निकालें तो लेमडा क्या बनेगा हमारा, लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। जो चार्ज हमारे पास कितना है, 1.4 इंटू 10 पे पावर टू दी माइनस 9 कूलम पे, अपॉन में लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ हो जाएगा हमारा पाई आर। ऐसा करते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, हम आगे सॉल्व कर लेंगे। हम आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 पे पावर टू दी माइनस 9 अपॉन में पाई, और रेडियस कितना है 0.5 मीटर, तो 0.5 हो गया। ये हमारा लेमडा निकल चुका है। अब हम लेमडा निकाल चुके हैं और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला पता है ना। अब मुझे फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देते हैं, मैं इधर कर देता हूँ उसको। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में रेडियस। अब मुझे लैम्डा का वैल्यू पता है, मुझे रेडियस पता है, मुझे k का वैल्यू पता है, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू 2k का वैल्यू मैं 9 इंटू 10 पे पावर टू दी 9 ले लिया, और लैम्डा का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, लैम्डा का जो वैल्यू निकला है हमारा दैट इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 पे पावर टू दी माइनस 9, 1.4 इंटू 10 पे पावर टू दी माइनस 9 अपॉन में कितना है ये 5
सॉरी पाई इंटू 0.5 है, और जो हमारा रेडियस हो जाएगा, जो ये रेडियस बचा हुआ है वो कितना है, फिर से वो 0.5 रेडियस है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ऐसे अगर मैं सॉल्व करूं तो इज इक्वल टू, देखो यहाँ से सबसे पहली बात, ये 10 पे पावर टू दी प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ये 2 और 9 यानी कि 18 हो गया, है ना। तो हमारा जो e हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 × 9 को हम 18 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.4 हो जाएगा, और ये अपॉन में पाई इंटू 0.5, और ये 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर कितना 100 जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से फर्दर सॉल्व करूँ तो ये 25 जो है वो 4 टाइम्स में 100 को कैंसिल आउट करेगा। तो अब जो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 1.4 इंटू 4 अपॉन में पाई। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन बन गया। ऐसा करते हैं, हम पाई की वैल्यू को 3.14 पुट कर देते हैं। जब पाई की वैल्यू को 3.14 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 1.4 इंटू 4, और पाई की वैल्यू 3.14। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ऊपर जो है हमारा 18 है ना, ये ऊपर 18 है और नीचे 3.14 है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 3.14 को हम 3 मान लेते हैं। जब हम 3.14 को 3 मान लेंगे तो क्या कह दें कि ये 3.14 जो है 18 को 6 टाइम में कैंसिल आउट करेगा। मतलब मैंने 3.14 को 3 मान लिया है। अब एक्चुअल में अगर देखें तो 3.3 जो हमने एज्यूम करा था वो एक्चुअल में 3.14 था। तो यहाँ पे ये 6 जो आया है हमारा 18 को जब कैंसिल किया, तो ये 6 नहीं है, 6 से थोड़ा कम आएगा, है ना। हम मैंने इसे एज्यूम कर लिया कि यहाँ चलो 3 से 6 टाइम में 18 हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। इसे हम सॉल्व करते हैं कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये अप्रॉक्स निकल के आएगा हमारा दैट इज इक्वल टू 6 4 24 हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो यहाँ से फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली हमारा आएगा 14 4 जा 56 हो जाएगा, कैरी 5 और 14 2 जा 28, 28 और ये 5 कितना 33 हो जाएगा। तो हमारे पास जो अप्रोक्सीमेटली आया है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 33.6 वोल्ट पर मीटर। हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में इसके आसपास जो है एक ही ऑप्शन है दैट इज इक्वल टू 32 वोल्ट मीटर। तो हम यहाँ से क्या कह दें, क्योंकि ऑब्वियसली 33.6 से कम ही आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब मैंने 3.14 से जो है ये कैंसिल आउट किया 18, तो ये 6 नहीं, ये 6 से थोड़ा कम आएगा, और जब 6 से थोड़ा कम आएगा तो फिर ये 1.4 और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 33.6 से जो है वो कम ही आएगा, वो अप्रोक्सीमेटली 32 के आसपास आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट मीन्स 32 वोल्ट पर मीटर, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दैट इज फॉर द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी। मतलब मुझे इस ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे पूछा गया है कि क्या वो ए एल के टुवार्ड्स होगी, या फिर वो ए एक्स के टुवार्ड्स होगी, या फिर वो ए वाई के टुवार्ड्स होगी, या फिर वो ए जेड के टुवार्ड्स होगी। हम देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे की तरफ होती है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो अवे की तरफ, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो टुवर्ड्स होती है ना। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है। अब यहाँ पे देखें तो बी पॉइंट पर जो है हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और सी पॉइंट पर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट ए पर होगी, है ना, वो अवे होगी, मतलब ए एक्स की डायरेक्शन में होगी, है ना, ये ए एक्स डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे देखें सी पर तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी। तो टुवर्ड्स होने का मतलब क्या है, अब इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर अगर हमें सी पर जो चार्ज माइनस क्यू उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो वो टुवर्ड्स होगी, मतलब इधर हो गई। मतलब बी की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और सी की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर निकल के आएगा। हम यहाँ से क्या कह दें कि अगर मैं इस बी बी पर जो चार्ज प्लस क्यू है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कुछ ए एक्स की डायरेक्शन में आएगा। किसकी वजह से, बी की वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी, हम ऐसा कह देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ए ड्यू टू चार्ज एट बी,
ठीक है। और अगर मैं इस सी पर जो माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो क्या वो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी, मतलब ये कुछ इधर होगी, मतलब ए सी की डायरेक्शन में होगी। अब अगर ये ए सी की डायरेक्शन में हो गई, मैं अच्छे से थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। अगर ये ए सी की डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अब अगर ए सी की डायरेक्शन में हो गई है, तो यहाँ से जो चार्ज, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला है हमारा, ये ए ड्यू टू चार्ज एट सी, ठीक है। अब दोनों की, क्योंकि देखो मुझे पता नहीं है कि इसका दोनों के बीच का लेंथ क्या है, ठीक है। ये मतलब ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल के साइड का लेंथ क्या है मुझे पता नहीं, तो हम ये कह नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा या नहीं होगा, वो मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक जो है वो इधर है और दूसरा वाला इधर है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्टेंट होगा वो ये इसी के बीच में ही होगा। तो इधर बीच में एक ही एरो है, दैट मीन्स ये ए वाई है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि नेट रिजल्टेंट जो होगा, नेट रिजल्टेंट जो हमारा नेट रिजल्टेंट होगा दैट इज टुवर्ड्स नेट रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, net resultant of electric field will be towards electric field will be towards ay, will be towards ay, है ना। तो ay की तरफ हो जाएगा, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, टुवर्ड्स ay, दैट मीन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। टुवर्ड्स ay इज करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, -1 × 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज जो है इज ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग, जिसका मास 10⁻⁻⁻6 kg है। What electric field should be applied on the drop so that it is in the balance condition with its weight? सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम से हम समझते हैं। मैंने बोल दिया ये हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है, और इस वाटर ड्रॉप, ये हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है, अरे हमारे पास ये एक वाटर ड्रॉप है, इसका मास m जो है वो कितना दे रखा है, 10⁻⁻⁻6 kg दे रखा है ना। अब 10⁻⁻6 kg दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या कह दें कि जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मतलब जो इस पे mg लगेगा, मतलब इसका जो वेट होगा दैट इज टुवर्ड, मतलब वो नीचे की तरफ होगा डेफिनेटली, और वो कितने होगा, mg के बराबर होगा। अब मुझे इस वाटर ड्रॉप को, ये जो हमारे पास वाटर ड्रॉप है ना, अगर इसको बैलेंस करना है मुझे, इस वाटर ड्रॉप को अगर मुझे बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, मुझे कोई फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, और अगर ऊपर की तरफ मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी तभी ये बैलेंस होगी। हम ये पहले समझ लें कि मुझे इस वाटर ड्रॉप को बैलेंस करना है, यानी कि जो नीचे mg लग रही है उसे बैलेंस करना है, तो मुझे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, तभी ये बैलेंस कंडीशन में होगा। अब मुझे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे हमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे ये भी पता है कि कॉन्सेप्ट से कि नेगेटिव चार्ज पर की कॉन्सेप्ट मुझे ये पता है कि नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पर। मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वो इधर है और चार्ज यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं -q है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेफ्ट टू राइट है तो जो इस -q पे जो फोर्स लगेगा वो राइट टू लेफ्ट लगेगा, मतलब जो फोर्स होगा वो अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। ये कॉन्सेप्ट था, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब क्वेश्चन को फर्दर देखें
तो फोर्स मुझे ऊपर लगाना है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम ये ताली ठोक के कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ होगा, है ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डाउनवर्ड की तरफ होगी। अब अगर मैं ऑप्शन पे देखूं, यहाँ से थोड़ा सा नजर डालूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड जो है वो दो ही ऑप्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड दो ही ऑप्शन में है, एक ये है और ये एक ये है। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अपवर्ड वाला और ये अपवर्ड वाला, दो ऑप्शन एलिमिनेट। हालांकि वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अब अगर मुझे वैल्यू को फाइंड करना है तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दोनों ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये बैलेंस कंडीशन में। अब अगर क्वेश्चन के अनुसार से ये बैलेंस कंडीशन में है तो हम यहाँ से क्या कह दें कि ये F जो होगा वो mg के बराबर होगा। ये F क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये F ही कह देते हैं। ये F ही जो है वो mg के बराबर होगा। और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाय A दैट इज इक्वल टू mg, है ना। और चार्ज मुझे पता है, चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, Q का वैल्यू दैट इज इक्वल टू -1, माइनस नहीं, मुझे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को दिखा दिया ऑलरेडी, तो माइनस लिखने का कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिखते हैं, 1 इंटू 10 पे पावर टू दी -6 मल्टीप्लाई बाय, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है ना, मुझे यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, इज इक्वल टू ये मास कितना है हमारा। अगर मैं मास को देखूं यहाँ से, तो मास मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी -6, और जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी -6 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 10 पे पावर टू दी -6। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी दैट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कह दूं, ये 10 पे पावर टू दी -6 ऊपर वाला और 10 पे पावर टू दी -6 नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर, और उसका डायरेक्शन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड की तरफ। तो हमारा जो आंसर निकल के आया दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवर्ड की तरफ। कौन सा ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवर्ड, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम, मतलब ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है। इसको अगर फॉर्मूला से हम डायरेक्ट करना चाहें तो ये फॉर्मूला हमें रटा होता है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला हर किसी को रटा होता है टेन थीटा। अगर मैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं वो भी बता दूंगा, आप चिंता ना करें। ये टेन थीटा इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर mg, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फटाफट वैल्यू को पुट करते हैं। जो दो चार्ज है ना, मैं एक बार क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ लेता हूँ। टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर जो है जिसका मास जो है 1 ग्राम दे रखा है एंड कैरिंग सेम चार्ज, दोनों पर जो चार्ज है वो सेम है, और वो एक थ्रेड से जो है जिसका इक्वल लेंथ का थ्रेड है वो उससे सस्पेंडेड है, और ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आगे हम देखेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 0.3 सेंटीमीटर between the center of the sphere is 0.3 centimeter in equilibrium, then the inclination of the thread with the vertical will be, ठीक है। कंडीशन ये है, मैं कंडीशन का थोड़ा सा एक फोटो भी बना देता हूँ, बेटर रहेगा। ये मान लेते हैं कोई सस्पेंशन है, मतलब इस से जो है वो बंधा हुआ है, और यहाँ से मैं दो थ्रेड बना देता हूँ, ठीक है। अब ये दो हमारे पास स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर हो गए। अब दोनों पर चार्ज जो है वो कितना है, सेमी है, दैट इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी -9 कूलम, ठीक है। और मुझे ये पूछा जा रहा है कि ये वर्टिकल से कितना एंगल पर है, मतलब ये वाला एंगल पूछा जा रहा है बेसिकली। हमें मान लेते हैं ये अल्फा है, मुझे ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये एंगल अगर निकालना है, यहाँ पे मैंने थीटा लिया तो यहाँ पे भी थीटा ही ले लेता हूँ यहाँ पर भी मैंने थीटा ले लिया। तो यहाँ से अब सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू के की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 पे पावर टू दी 9, 9 इंटू 10 पे पावर टू दी 9। Q1 कितना है, 10 पे पावर टू दी -9, और Q2 भी कितना है, 10 पे पावर टू दी -9, ठीक है। अपॉन में R स्क्वायर, और R स्क्वायर मतलब ये दोनों बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस है ना यही R स्क्वायर है, ठीक है। तो ये R स्क्वायर कितना दे रखा है, 0.3 सेंटीमीटर है। अब अगर रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है तो सिंपल हम यहाँ से क्या इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये R इज इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर है,
तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 पे पावर टू दी माइनस 1 सेंटीमीटर। और अगर ऐसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3 इंटू 10 पे पावर टू दी -1 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -2 मीटर हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू जो निकल के आया हमारा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर टू दी -3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस जो है निकल के आ गया है, r इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पे पावर टू दी -3। तो r का स्क्वायर है, मतलब 3 इंटू 10 पे पावर टू दी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मास इंटू ग्रेविटी, मतलब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना है हमारा, मास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू 10 पे पावर टू दी -3 हो जाएगा। और ग्रेविटी को एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन जी का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे मुझे पता चलेगा कि ये 10 पे पावर टू दी -9, ये और ये +9 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे मैं माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दिया, वाह। 10 पे पावर टू दी +9 और 10 पे पावर टू दी -9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से अगर मैं फर्दर देखूँ सवाल को, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ से 9 इंटू 10 पे पावर टू दी -9 ऊपर रह जाएगा। और यहाँ से देखें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी -3 का स्क्वायर 10 पे पावर टू दी -6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हमारे पास 10 पे पावर टू दी -3 और ये 10, तो यानी कि 10 पे पावर टू दी -2। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये 9 और ये 9 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं दूसरे कलर लेता हूँ, ये 9 और ये 9 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 10 पे पावर टू दी -9 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 10 पे पावर टू दी -8, है ना। तो अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी -9 मल्टीप्लाई बाय 10 पे पावर टू दी +8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो टेन थीटा निकल के आया, दैट इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी -1, या फिर हम इसको 0.1 भी कह सकते हैं। और मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या कहते हैं, 10 इनवर्स ऑफ 0.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर तब आया जब मुझे ये चीज जो है, ये फॉर्मूला रटा हुआ था, टेन थीटा इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r² mg। तुम्हारा यहाँ से जो हमारा आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.1। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अब अगर मुझे इस फॉर्मूला से नहीं, मुझे तरीके से करना है, तो वो तरीके से भी बता देता हूँ मैं। अब अगर मुझे तरीके से करना है तो ऐसा करता हूँ, मैं इधर थोड़ा साइड कर लेता हूँ ये सारे को। अगर मुझे तरीके से सॉल्व करना है इसको, तो तरीके से अगर सॉल्व करूँ तो मुझे पता है इसका चार्ज दोनों का सेम है। इस दोनों पेंडुलम का जो चार्ज है वो, मतलब जो स्फीयर का चार्ज है वो दोनों सेम है। अब दोनों का चार्ज सेम है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, है ना, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में r² के बराबर फोर्स लगेगा। तो k Q1 Q2 अपॉन में r² का अगर मैं देखूँ यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 9 इंटू 10 पे पावर टू दी 9, और Q1 का वैल्यू कितना था 10 पे पावर टू दी -9, Q2 का वैल्यू कितना था 10 पे पावर टू दी -9 अपॉन में r²। रेडियस कितना था, रेडियस 3 इंटू 10 पे पावर टू दी -3 था, मतलब 3 इंटू 10 पे पावर टू दी -3 का होल स्क्वायर। तो इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं एक बार। ये फिर से 10 पे पावर टू दी -9 और ये +9 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऊपर बचेगा ये कितना बचेगा, 9 इंटू 10 पे पावर टू दी -9 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर से 10 पे पावर टू दी -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो बचेगा, दैट इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी ये 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 पे पावर टू दी -9 अपॉन में 10 पे पावर टू दी -6, दैट इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी -3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो ये फोर्स आया है वो 10 पे पावर टू दी -3 के बराबर आया है। मैं यहाँ पे इसे लिख देते हैं, ये हमारा जो बराबर आया है वो 10 पे पावर टू दी -3 के बराबर आया। और नीचे जो है वो mg लगेगा, ठीक है, वो mg लग गया। और अगर मैं बात करूं तो इधर जो हमारा टेंशन लगेगा, है ना, अब अगर ये टेंशन इधर लगेगा तो अगर मैं यहाँ से, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल जो हमारा थीटा हो जाएगा। और अगर ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा t cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा t sin थीटा। ठीक है, ये t sin थीटा हो गया। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो t sin थीटा है वो 10 पे पावर टू दी -3 के बराबर होगा। ठीक है, और जो t cos थीटा है वो mg के बराबर होगा। और mg हमारा कितना आया था, अगर इधर मैंने निकाला हो तो
एम जी जो आया है हमारा, एम है 10 पे पावर टू दी -3 और जी हो जाएगा 10, यानी कि ये जो हो जाएगा 10 पे पावर, एम कितना है 10 पे पावर टू दी -3 और जी कितना 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 पे पावर टू दी -2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी -3 अपॉन में 10 पे पावर टू दी -2। तो यहाँ से टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टी और ये टी कैंसिल आउट, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 10 पे पावर टू दी -3 अपॉन में 10 पे पावर टू दी -2। तो यहाँ से टेन थीटा जो निकल के आएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू 0.1, और यहाँ से अगर मैं थीटा निकालू तो फिर से वही टेन इनवर्स 0.1, टेन इनवर्स 0.1, ये तरीके से करा मैंने, है ना। आप इसे मैं तो कहूँगा कि आप ये फॉर्मूला को रट लें, टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एम जी। मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ये तरीके वाला सॉल्यूशन हो गया और ये रटा हुआ सॉल्यूशन। हम आगे के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 भी जो है वो ठीक ठाक क्वेश्चन है। Two infinitely long parallel wires having linear charge density lambda 1 and lambda 2 respectively are placed at a distance r. The force per unit length on the either wire will be. हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को देखते हैं। की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से जो किसी भी आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैंने बोल दिया कि इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, मैंने बोल दिया कि इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसकी वजह से जो किसी आर डिस्टेंस पर, हालांकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसी मुझे अगर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस वायर पर अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में ये दूरी, दूरी कितना है आर, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस सवाल पे आते हैं। अगर मैं सवाल पे आऊँ तो क्या हमारे पास दो जो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल वायर है, ठीक है, पैरेलल वायर है, और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, वो आर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आर है। अब क्या बोला जा रहा है, पहले पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है वो हमारे पास लैम्डा 1 है और दूसरे पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा 2 है। मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है किसी भी एक वायर पर, तो हम ऐसा करते हैं, इस वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। इस वायर पर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है, इस वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। अब मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है, तो ऐसा करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ को भी हटाते हैं, गोली मारते हैं, पहले फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे इस वायर पर फोर्स निकालना है, तो मैं क्या कह दूं कि इस वायर की वजह से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद क्या मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसके खुद की वजह से इस पे फोर्स तो लगेगा नहीं। इस पे अगर मुझे फोर्स निकालना है तो इस मतलब ये जो वायर है, ये वायर का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस वायर का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा तो इस पे फोर्स भी लगेगा, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना। अब अगर ये फोर्स यहाँ पे लगेगा तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 जो है वो 2 पर कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 एट 2 अगर निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा 1 और दूरी कितना है r हो जाएगा। हमारे पास ये पता चल गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन लैम्डा 2, है ना, तो फोर्स निकालना दैट मीन्स क्यू अब मल्टीप्लाई बाई, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। पहली बात, मुझे इस वायर पर फोर्स नहीं चाहिए, इस वायर पर मुझे क्या चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए। मैंने फोर्स तो निकाल लिया है ना। अब अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, मतलब क्या, मुझे यहाँ पे L से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर LHS पर L से डिवाइड किया, तो मेरा फर्ज बनता है कि राइट हैंड साइड पर भी मैं L से डिवाइड करूं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये मैं लैम्डा 2 पर ही निकाल रहा हूँ। तो हमारे पास यही चीज को निकालना है, हमें यही चीज को निकालना, और ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है। और ये क्या बन जाएगा, Q अपॉन में L मल्टीप्लाई बाई ई।
और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक जबरदस्त जादू हुआ है। जादू ये हुआ है कि ये Q अपॉन एल जो है हमारे पास ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। और ये Q अपॉन एल, ये Q किसका है? इसका है चार्ज। और ये लेंथ किसका है? इसी का है ना, इसका है। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, ये Q अपॉन एल का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? λ2, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू λ2 मल्टीप्लाई बाय ई। और ई का वैल्यू हमने निकाल के रखा था, वो कितना है? 2 के λ1 अपॉन में आर। तो यहाँ से अब आराम से पुट करते हैं इसका वैल्यू। तो हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू λ2 मल्टीप्लाई बाय E1। E1 कितना है? 2 के λ1 अपॉन में आर। तुम्हारा फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? 2 के λ1 λ2 अपॉन में आर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 2 के λ1 2 के λ1 λ2 अपॉन में आर, 2 के λ1 λ2 अपॉन में आर, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर एक छोटा सा हम की कॉन्सेप्ट को देखेंगे। क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं की कॉन्सेप्ट को समझूं तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से जो है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती है। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करती है, पहला की पॉइंट। अगर दूसरा की पॉइंट समझे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, तो वो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का डेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का इंटेंसिटी ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मतलब हम यहाँ से सिंपली कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। और तीसरी पॉइंट ये है कि किसी एक पॉइंट चार्ज से अगर इलेक्ट्रिक, मान लेते हैं ये पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हर एक डायरेक्शन में निकलती है, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में निकलती है ना। तो ये डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन, अगर मैं मान लेता हूँ कि स्फेयर है ना, और स्फेयर पे अगर कोई पॉइंट चार्ज, मैं डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ। मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास स्फेयर है और इस स्फेयर पे जो हमारे पास कोई एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पर बनाऊं तो क्या वो रेडियस, जैसे रेडियल डायरेक्शन में होगा और ये रेडियस जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो रेडियल डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, ये तीन चीज को। अब क्वेश्चन को, ऑप्शन को पढ़ते हैं हम। ऑप्शन को देखें तो दे इमर्ज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट पॉजिटिव चार्ज, जो बिल्कुल गलत है। इमर्ज जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से होती है या फिर ओरिजिनेट पॉजिटिव चार्ज से होती है, और टर्मिनेट जो होती है वो नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर मोर। गलत बात है, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होता है, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में क्लियर कर दिया। तो ये भी गलत है। तीसरा देखें तो दे आर इन रेडियल डायरेक्शन फॉर अ पॉइंट चार्ज, बिल्कुल सही बात है। किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, फोर्थ ऑप्शन में बोल रहे हैं दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो इमेजनरी है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम इसे इमेजनरी मान के चलते हैं। तो ये ऑप्शन भी जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इस पे जो हम क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r is charged uniformly with the total charge q, then the correct expression for electric field is, जहां पर r जो है वो सेंटर से दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सबसे पहली बात है क्वी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में मुझे मेंशन नहीं किया है कि ये जो सॉलिड स्फीयर है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग। अब इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं हो कि जो सॉलिड स्फीयर है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, तो उस केस में हमें जो कंसिडर करना है
सॉलिड स्फीयर को कंसीडर करना है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो सॉलिड स्फीयर को हमें नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करना है। मेंशन नहीं हो तो सॉलिड स्फीयर को नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करना है, सॉलिड स्फीयर को नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करना है। अब अगर सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो गया तो अब जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, मतलब इनसाइड वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टर में जो है वो इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट नॉन कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉन जीरो होता है। सॉलिड स्फीयर को नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करेंगे। अब जैसे ही नॉन कंडक्टिंग कंसीडर करेंगे ना, तो इस सॉलिड स्फीयर पर नॉन कंडक्टिंग है तो इनसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। अब ए इनसाइड पर बना लेते हैं हम, ए इनसाइड क्या हो जाएगा, ए इनसाइड जो फॉर्मूला हमें पता है वो कितना रटा हुआ है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में रेडियस का क्यूब मल्टीप्लाई बाय दूरी। ये आर जो है वो डिस्टेंस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आर जो है वो डिस्टेंस है मतलब दूरी है, और ये कैपिटल आर जो है वो रेडियस है। ये वाला कैपिटल आर जो है हमारे पास ये रेडियस है स्फेयर का, है ना। ये हमारे पास इनसाइड का फॉर्मूला हो गया। अगर मुझे ई सरफेस का फॉर्मूला बनानी है तो ई सरफेस का जो फॉर्मूला होती है दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। और मुझे अगर आउटसाइड का फॉर्मूला बनानी हो तो ई आउटसाइड जो हो जाएगा, ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में दूरी का स्क्वायर। ये आर जो है वो डिस्टेंस है, ये दूरी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्या बोल रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ऑप्शन पर आते हैं। अगर ऑप्शन पे आएंगे तो पहले बोल रहा है कि जहां पर आर, ये आर जो है क्या दूरी है, अगर दूरी रेडियस से कम हुई, अगर दूरी रेडियस से कम हुई इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं ये आर जो है वो दूरी है और ये आर जो है वो रेडियस से छोटी है। अब अगर आर जो है रेडियस से छोटी है तो कहीं इनसाइड पर लाई करेगा, और मुझे पता है इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय आर। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन पर आते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर वेयर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, और अगर दूरी मतलब रेडियस से बड़ी या फिर बराबर हो तो उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये भी बिल्कुल बात ये सही कह रहा है, क्योंकि आउटसाइड पर क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और सरफेस पर के क्यू अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और ये रेडियस जो है वो आर मतलब जो दूरी है वो रेडियस के बराबर होगी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। हम क्या कह दें कि आई थिंक फोर्थ ऑप्शन, दैट मीन्स बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। 29 पर आते हैं। 29 पर भी एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो कभी भी क्लोज्ड लूप फॉर्म नहीं करता है। हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप कभी भी फॉर्म नहीं करता, ठीक है। अब हम ऑप्शन 1 को देखें तो ऑप्शन 1 जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि इन सारे के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर और ये डिस्टेंस बराबर, तो 1 जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज से जो है वो रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो ये भी बिल्कुल बात सही है। अब थर्ड ऑप्शन को देखें तो थर्ड ऑप्शन में जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाया गया है वो लूप बना दिया गया। लूप का मतलब होता है अगर इस पॉइंट से स्टार्ट हो तो ये इसी पॉइंट पर फिर वापस आ जाए, तो ये लूपिंग होता है ना। ये लूप कभी भी फॉर्म नहीं करता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जैसे हम देखते हैं कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो ऐसा होता है कि नॉर्थ से निकलती है साउथ पर जाती है, फिर साउथ से ये लूप फॉर्म करती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो कभी भी लूप फॉर्म नहीं करती है। दैट मीन्स हम कह देंगे कि ये ऑप्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हमारे पास थर्ड ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है, और इस ऑप्शन में ये क्लोज लूप को शो कर रहा है, तो बिल्कुल गलत है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे बोला गया है कि ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस
कैपिटल आर है, इज चार्ज यूनिफॉर्मली द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट रेडियस एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। क्या क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी भी हम पढ़ के आए कि अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है नॉन कंडक्टिंग बोला गया है, तो नॉन कंडक्टिंग में जो होता है वो इनसाइड पर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होता है। तो हम समझ लेते हैं कि ए इनसाइड जो होता है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, ए इनसाइड पर जो फॉर्मूला होता है वो के क्यूब अपॉन में रेडियस का क्यूब मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अगर सरफेस की बात करें तो ई सरफेस जो होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। और अगर आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में दूरी का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर, है ना। और अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा हम ग्राफ को समझें, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊं, मैंने बोल दिया कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच में ग्राफ बनानी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दूरी के बीच में ग्राफ बनानी है। तो हम देख पा रहे हैं कि इनसाइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स सी, तो y इज इक्वल टू एम एक्स सी मतलब एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो उसका मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। इसका ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। उसके बाद ये अगर यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर यहाँ पे दूरी पर देखें आउटसाइड पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी का स्क्वायर का, मतलब ये हाइपरबोला वाला ग्राफ हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं कि यहाँ से जो अब ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, हाइपरबोला, है ना। और मैं इसे अगर शो करना चाहूँ, रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो ये वाला यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देख पा रहे हो ग्राफ से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सरफेस पर, यानी कि ये रेडियस, जब रेडियस पर होगी मतलब जब सरफेस पर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। अगर मैं ऑप्शन को देखो तो पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज, मतलब हम थोड़ा सा यहाँ से ग्राफ से समझ लेते हैं। अगर मैं ग्राफ से समझूं तो सबसे पहले देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है, और जैसे ही सरफेस पर आया इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया। और जैसे ही सरफेस के बाहर, मतलब जब दूरी जो है रेडियस से बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लग गया। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो गया, फिर सरफेस से बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। फिर से समझते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, सरफेस पर आकर मैक्सिमम हो गया, फिर से वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है जैसे ही हम सरफेस से बाहर जा रहे हैं, यानी कि आउटसाइड जा रहे हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। अगर ऑप्शन को देखूं तो इंक्रीजेज आर एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, मतलब जब दूरी रेडियस से छोटी हो तो क्या हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इंक्रीज होता है जैसे आर इंक्रीज होता है, बिल्कुल। जब हमारा दूरी जो है रेडियस से छोटा है, मतलब ये दूरी रेडियस, ये दूरी जो है वो रेडियस से छोटा है, तो जैसे जैसे आर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सेकंड ऑप्शन पर आए तो डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर जी आर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन इन्फिनिटी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जैसे मतलब जीरो से जैसे बड़ा होगा तो क्या ये डिक्रीज हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वो जीरो से बड़ा हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, भले यहाँ पर अगर आउटसाइड यानी कि रेडियस से अगर दूर चले जाए तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो हमेशा डिक्रीज नहीं हो रहा। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर, मतलब कैपिटल आर ग्रेटर देन दूरी, मतलब लेस देन दूरी। अगर रेडियस जो होगा वो दूरी से कम हो जाएगा, मतलब रेडियस जो है वो दूरी से कम, ये रेडियस है। अगर मुझे आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आउटसाइड पर जो है वो हाइपरबोला है, मतलब यहाँ से ये वाला क्या है, यानी कि वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब जैसे जैसे दूरी जो है अगर रेडियस से बड़ा हो गया, ये रेडियस से दूरी बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जिसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो हम यहाँ से क्या कहते हैं, दो ऑप्शन वाला सही हो गया कि जब दूरी रेडियस से छोटी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती है, पहली बात। जब दूरी जब दूरी रेडियस से छोटी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती है, जैसा कि ग्राफ में भी हम शो कर पा रहे हैं। जब दूरी रेडियस से छोटी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, और जब दूरी रेडियस से बड़ी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर रेडियस लेस देन दूरी, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ए और सी दोनों सही है, तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। हम डी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं एक बार। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन कह रहा है कि इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू, मतलब इस दूरी इज इक्वल टू रेडियस। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात तब होती जब मैं बोल देता कि मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है ना, ये
एक सॉलिड कंडक्टर है, मैं इसे कंडक्टर बोल रहा हूँ, सॉलिड कंडक्टर। और सॉलिड कंडक्टर के मुझे पता है कि अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और आउटसाइड पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉन जीरो होता है। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि सॉलिड कंडक्टर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस का कहने का मतलब कि सरफेस के इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और सरफेस के इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो उसका कहने का मतलब यही है कि इस डिसकंटिन्यूअस एट आर, मतलब जो दूरी है इज इक्वल टू रेडियस, तो वो बात बिल्कुल गलत है। हमारे पास नॉन कंडक्टिंग में जो इनसाइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही है, बट कंडक्टर के केस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब जीरो है, और आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो डिसकंटिन्यूअस का कहने का मतलब ये है कि सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के केस में जो होता है वो सरफेस पर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो और सरफेस के अंदर जीरो। तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज ए एंड सी। मुझे उम्मीद करता हूँ, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा और इस सेशन को बाइंड करते हैं। सो थैंक यू।